तो क्लास हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक छोटी सी डेरिवेशन पढ़ी थी with respect to work done in isothermal reversible expansion एक आइडियल गैस का, और इसका फॉर्मूला जो था वो हमने डिराइव किया था। एक बार इसकी छोटी सी रिवीजन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हम वर्क को इंटरनल प्रेशर किसी गैस के सिस्टम से और रिवर्सिबल कंडीशन से रिलेट कर सकते हैं अगर उसकी वॉल्यूम चेंज होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब वर्क अगर सिस्टम करता है तो सबसे पहले तो वो नेगेटिव आ जाएगा और उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम। टोटल वर्क डन, जब कोई भी गैस एक्सपैंड करेगी तो आपको उसकी इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम लेनी पड़ेगी, इसलिए हमारे पास वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, नेगेटिव साइन बाहर कर दिया, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल इनटू डी। इस एक्सटर्नल प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, एक्सटर्नल प्रेशर डिपेंड करता है इंटरनल प्रेशर गैस का कितना है प्लस माइनस चेंज इन प्रेशर। तो dp क्या होता है, इट इज चेंज इन प्रेशर, और dv क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अब प्लस माइनस साइन हमने इसलिए लगाया है कि हो सकता है कि प्रेशर इंक्रीज करे, हो सकता है कि प्रेशर जो है वो क्या करे, डिक्रीज करे, जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आना चाहिए। बट वैसे मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं गैस की एक्सपेंशन की, तो मतलब वॉल्यूम फाइनल जो है वो ज्यादा ही आएगी। तो एक्सटर्नल प्रेशर बेसिकली किसके बराबर हो गया, इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस चेंज इन प्रेशर। हाँ जी, तो ये वाला पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो आपने लिखा है? नहीं बेटा, ये डेरिवेशन हार्डली कोई पूछता है। अब तो वैसे भी आपके पेपर ऐसे होंगे तो शायद ही कोई पूछेगा। तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, बट डेरिवेशन तो डेफिनेटली बेटा कॉम्पिटिटिव में तो वैसे ही सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, सॉरी। यस सर, ओके। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा किसके बराबर हो गया, इंटरनल प्रेशर प्लस चेंज इन प्रेशर। इसको हमने यहां पर फिट किया तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो नई क्या बन गई, नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ, नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम ब्रैकेट में इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस चेंज इन प्रेशर इनटू डीवी। अब आप डीवी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, इंटरनल प्रेशर इनटू डीवी, और डीपी एंड डीवी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। सर वो कैसे, बिकॉज छोटी वैल्यू, अगर मैं एग्जांपल बताऊं 0.1 इंटू 0.1 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो और छोटा हो जाता है, इसलिए हमने डीपी और डीवी को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब इंटरनल प्रेशर किसका है बेटा, आइडियल गैस का, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस के लिए। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इधर आ जाएगा nRT अपॉन P, और उस P के फॉर्मूले को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास P क्या आ जाएगा, nRT डिवाइडेड बाय V, और जब हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया अब हमारे पास वर्क डन under reversible condition at constant temperature is equal to negative integration from initial to final volume nRT dV upon V।
जब हम इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो हम उसको नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्या हो जाएगा v2 अपॉन v1, और जब हम नेचुरल लॉग हटाते हैं तो वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा -2.303, क्योंकि बेटा नेचुरल लॉग किसी भी चीज का, लेट सपोज हमने लिया नेचुरल लॉग ए, तो बेटा नेचुरल लॉग ए को अगर हम कन्वर्ट करते हैं लॉग टू द बेस 10 में, तो 2.303 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आ जाता है लॉग ए। हम लॉग टू द बेस 10 लिखते नहीं है, हम लॉग ही लिख देते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। मैंने आपको एक और फॉर्मूला भी बताया था प्रेशर से रिलेटेड, वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, जब प्रेशर हो तो उस केस में nRT, ये लॉग की वैल्यू क्या आ जाती है P1 अपॉन P2, वॉल्यूम में V2 अपॉन V1 आता है, प्रेशर में P1 अपॉन P2 आता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ ने बताया था कि वॉल्यूम एंड प्रेशर दे बोथ आर व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आ गया प्रेशर के लिए फॉर्मूला। आइडियल गैस का ग्राफ, प्रेशर एंड वॉल्यूम दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको आप ऐसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ऑपोजिट साइड से भी स्टडी कर सकते हैं, ईदर वेज। फ्री एक्सपेंशन क्या है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। कहता है एक गैस का एक्सपेंशन जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो। सर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो का एग्जांपल देना बेटा, वैक्यूम। एक गैस का एक्सपेंशन जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो तो उस गैस को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्री एक्सपेंशन। और वहां पर कोई भी वर्क नहीं होता, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है। अब चाहे हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल हो, चाहे प्रोसेस क्या हो, इरिवर्सिबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसी गैस के एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, एग्जांपल क्या था, इन्फ्लेटिंग अ बलून ऑन मून, क्योंकि मून पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, जीरो है, इसलिए वहां पर आपने कोई भी वर्क नहीं किया। लेकिन अर्थ पे आप जितने बलून इन्फ्लेट करोगे उतनी मेहनत करोगे, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, इसलिए बेटा यहां पर फ्री एक्सपेंशन नहीं होता। अच्छा, कहते हैं नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट वर्क डन का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंशन में चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। उस केस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, Q प्लस W। हमारे पास याद है बेटा, हमारे पास लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमारे पास एक गैस थी जिसकी अपनी एक इंटरनल एनर्जी थी। अब वो कितनी है वी कैन नॉट कैलकुलेट, हमने उसको हीट दी। जब हमने उस गैस को हीट दी तो उसने हमारे लिए काम किया। इन सब को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास उस गैस की फाइनल इंटरनल एनर्जी आती है। अब सिंस मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो हमने क्या चालाकी करी कि हम इसको लेफ्ट साइड पे ले गए। तो हमारे पास आ गया फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, जो किसके बराबर आ गया, Q प्लस W। और इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये हमारे पास फॉर्मूला था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और इसी के अंदर हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख रहे हैं माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा V। सर आपने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पे वर्क डन
इज बाय सिस्टम। क्योंकि याद है ना, मैंने बताया था बेटा, हम जितनी भी मशीन्स या जितने भी काम करते हैं, वो मशीन्स या काम हम ऐसे करते हैं कि हम उनको एनर्जी देते हैं और वो मशीन हमारे लिए काम करती है। इसलिए मशीन्स, इंजन या डिवाइसेस टेक एनर्जी फ्रॉम अस, तभी तो बेटा ये Q पॉजिटिव है। इस फॉर्मूले में मोस्ट ऑफ द टाइम ये Q जो है बेटा वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस Q इज पॉजिटिव, क्योंकि डिवाइसेस, मशीन्स, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट्स टेक एनर्जी फ्रॉम अस, एंड वंस दे टेक एनर्जी फ्रॉम अस दे डू वर्क, एंड सिंस दे डू वर्क, इसलिए बेटा उनका वर्क जो होता है वो नेगेटिव आता है, इसलिए ये पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव में बदल जाता है। तो अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, हीट, जो हम उसको देंगे, नेगेटिव वर्क जो उसने हमारे लिए किया, और वर्क डन क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम चेंज, जो हमने यहां पे प्लेस कर दिया। कहते हैं इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी करते हैं, तो बेटा कोई भी चीज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी तो उसके लिए डेल्टा V क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारा फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी चेंज का क्या होता है, Q प्लस W, और सिंस वर्क इज डन बाय सिस्टम, अगर मैं इसको प्लेस कर देता हूं तो डेल्टा U क्या आ जाएगा, Q माइनस P डेल्टा V। माइनस P डेल्टा V, जहां पे ये वाला प्रेशर जो है एक्सटर्नल है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि द प्रोसेस इज कैरिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसका मतलब हो गया डेल्टा V क्या आ जाएगा, 0। बेटा अगर डेल्टा V 0 हो जाएगा तो प्रेशर एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम जो 0 है, तो बेटा Q के बराबर आ जाएगा, तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू Q, एंड सिंस बेटा मैं कह रहा हूं कि प्रोसेस इज कैरिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बेटा मैंने यहां पे क्या लगा दिया, V लगा दिया। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जरा ये ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो, जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सर वो हीट कहां जाती है, इट एड्स अप टू इट्स इंटरनल एनर्जी। मतलब हम उससे काम नहीं करा रहे, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। मैं आपको बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। याद है हमने पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि बेटा आप एक सोफे पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, और मम्मी आई, पापा आए, उन्होंने कहा कि बेटा ये लो खाना खा लो। आपने खाना खाना शुरू किया और आप, है ना, लबालब खाना खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए। अब आप बेड से हिल नहीं रहे, आप बस खाना खाते जा रहे हो, दिन सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम आप खाना खाते जा रहे हो। आप कोई काम नहीं कर रहे, आप कोई भी काम नहीं कर रहे। अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे, वर्क डन 0 है आपका, तो जो भी एनर्जी आपके पास जा रही है
वो कहां पे जा रही है? वो आपकी इंटरनल एनर्जी में ऐड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। क्योंकि आप बिना हिले, बिना मूव किए कोई काम नहीं कर रहे, तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, मैं आपकी इंटरनल एनर्जी क्यों इंक्रीज करूं जब मुझे उसका इंक्रीज करके कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा? तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हम पसंद नहीं करते कि हम किसी सिस्टम को एनर्जी या हीट देते रहें ताकि उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ती रहे, क्योंकि मुझे उससे बेनिफिट नहीं है, उल्टा मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो हम कहते हैं ना, जब आप घर में आराम से बैठे हैं और आप चीख चिल्ला रहे हो, कर रहे हो, घर वाले क्या कहते हैं? एक कहते हैं ना, टीचर कहते हैं, घर वाले कहते हैं, बेटा व्हाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी। ये वर्ड आता है ना कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी। हम कहते हैं कि भाई काम करो, कोई यूजफुल काम करो जिसका कोई बेनिफिट भी हो। खाम खा में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। लेकिन हम यहां पर एक बात कर रहे हैं ऐसे सिस्टम की जिसको हम एनर्जी तो दे रहे हैं लेकिन हम उससे काम नहीं करा रहे, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर उसका कितना आ रहा है? 0, और वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी गैस की, तो वो काम कहां से करेगी? अगर वो काम नहीं करेगी तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो कहां जा रही है? वो उसकी इंटरनल एनर्जी में एड अप होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। सो दिस इज द पर्पस कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम में किसी सिस्टम को एनर्जी देते हो, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। एंड अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी सिस्टम से एनर्जी ले लेते हो तो उसकी क्या चीज कम होगी? उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। तो मैं अगर एनर्जी दूंगा तो इंटरनल एनर्जी एडअप हो जाएगी उसमें, और अगर मैं उससे एनर्जी ले लूंगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन, जहां पे वॉल्यूम क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट। तो हमारे पास ओवरऑल वर्क डन क्या आ जाता है? 0, जिसमें हम किसी भी सिस्टम की सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। सर, हाँ जी बेटा। तो सर जब हम इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो पता कैसे लगता है कि वो बढ़ रही है या घट? हम इंटरनल एनर्जी इनिशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम इंटरनल एनर्जी फाइनल कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर हम इंटरनल एनर्जी चेंज जरूर निकाल सकते हैं। वो कैसे? अब जरा ध्यान देना इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आज जब आप सुबह उठे, है ना, you woke up in morning, तो आपने बेटा क्या खाया? ब्रेकफास्ट। उस ब्रेकफास्ट ने, उस लेट्स सपोज उस ब्रेकफास्ट में आपने आलू का पराठा खाए 2, और आपने 1 ग्लास ऑफ मिल्क पिया, ठीक है? वो एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर जो फूड आइटम होती है उसके पीछे एनर्जी का इनटेक कितना होता है अब लिखा हुआ होता है। कैलोरी इनटेक कितना होता है वो मेंशन होता है। आप देख लेना कि कोई भी जो फूड आइटम होती है उस पे पैकेट के पीछे लिखा होता है कि अगर आप इसका 1 चम्मच खाएंगे या 1 केजी खाएंगे या 1 ग्लास खाएंगे, व्हाटएवर पिएंगे, तो उसमें आपको इतनी कैलोरी मिलेगी, प्लस आपकी एक इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, मुझे नहीं पता,
जो मुझे नहीं पता। तो वो इंटरनल एनर्जी कितनी थी आपकी यूआई। लेकिन जब आपने ब्रेकफास्ट किया तो उस ब्रेकफास्ट से आपके बॉडी के अंदर जितना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेटा वो कितनी आ गई, 10 जूल ऑफ एनर्जी ऐड हो गई। क्योंकि मुझे पता है कि आलू का पराठा, ग्लास ऑफ मिल्क, बटर वगैरह जो भी आपने खाया, हाउ मच कैलोरी दे ऐड अप टू योर बॉडी, वो हमको पता होता है, वो हम निकाल लेते हैं। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपने कोई भी काम नहीं किया, आप सिर्फ सोफे पे बैठे रहे, तो आपका वर्क डन क्या हो गया, 0। ये एनर्जी आपकी बॉडी में ऐड हो गई, कोई काम आपने किया नहीं, इनिशियल इंटरनल एनर्जी मुझे पता नहीं, लेकिन इन सबको मिलाकर हमारे पास क्या आ जाती है, फाइनल। तो मैंने क्या किया, U फाइनल माइनस U इनिशियल कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि आज सुबह जब आपने ब्रेकफास्ट किया, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपकी बॉडी में 10 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी ऐड हो गई। आया लॉजिक समझ में? यस सर। लक्ष्मी समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने इसके बाद क्या किया, लंच किया। अब आपके पास जो भी इंटरनल एनर्जी थी इनिशियल, मुझे तो पता नहीं, 10 जूल आपकी बॉडी में ऐड हो चुकी है। आपने फिर दोबारा 2 आलू के पराठे का एक ग्लास ऑफ मिल्क पिया और 8 जूल एनर्जी आपकी बॉडी में ऐड हो गई। इसका मतलब है आपकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो थी वो थी 18 जूल इंटरनल एनर्जी आपकी बॉडी में क्या हो गई, ऐड हो गई पहले से। लेकिन इस बार आपने बेटा क्या किया, आप मार्केट बाय वॉक करके गए, पैदल चल के गए, और मार्केट थोड़ी दूर थी, और वहां से आपने कुछ स्टफ खरीदा अपने लिए, और बाय वॉक या साइकिल से आप वापस आ गए, और आपकी एनर्जी जो कंज्यूम हुई, क्योंकि आपने मेहनत करी है बेटा, तो आपकी जो एनर्जी कंज्यूम हुई वो कितनी आ गई, 5 जूल। वो कितनी कंज्यूम हो गई, 5 जूल कंज्यूम हो गई। अब सिंस आपने काम किया है, इसलिए बेटा मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लगाया है। आया लॉजिक समझ में? यस सर। है ना? और ये सब मिलाकर आपके पास क्या आ गई, फाइनल इंटरनल एनर्जी। लेकिन मैं दोबारा क्या निकालूंगा, इंटरनल एनर्जी चेंज। अब आपके पास अभी भी 13 जूल एनर्जी मेरी तरफ से एक्स्ट्रा है, मतलब आपके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, मतलब आपने काम किया तभी तो आपके अंदर इंटरनल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी क्या रहेगी, बच गई आपके पास, कितनी, 13 जूल। लेकिन आपने नेक्स्ट डे, ठीक है, किसी और पर्टिकुलर दिन आप गेटअप हुए, मुझे नहीं पता, अब दिन बदल गया, ठीक है। अब मैं पिछली कैलकुलेशन की कोई बात नहीं कर रहा, अब दिन बदल गया, और आप जब सुबह वेकअप हुए, आपके पास कुछ इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने 10 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम की, सारा दिन में आपने टोटल 10 जूल एनर्जी कंज्यूम की, और आपने सारा दिन में वर्क डन किया, तो वो नेगेटिव, और वो कितना हो गया, 11 जूल। ये सब मिलाकर आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी बन जाती है। तो आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, अगर मैं ये हिसाब लगाता हूं तो ये मेरे पास वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, -1 जूल आ रही है। इसका मतलब ये हो गया, आपने एनर्जी इतनी कंज्यूम नहीं करी, आपने एनर्जी इतनी गेन नहीं करी जितनी आपने वर्क कर लिया है। आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करी जितना ज्यादा आपने वर्क कर लिया है, इसलिए यू विल फील एग्जॉस्टेड।
क्योंकि आपका जो इंटरनल एनर्जी बैरियर जो है आपकी मिनिमम एनर्जी से कहां चला गया, नीचे चला गया। जिस दिन आप बहुत ज्यादा खेल लेते हैं, जिस दिन आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, यू फील डेड टायर्ड, उस दिन का मतलब होता है आपने अपनी इंटरनल एनर्जी को नेगेटिव में ले आए। आजकल तो वॉचेस भी आ गई हैं, जो स्मार्ट वॉचेस हैं वो आपकी हार्ट बीट से काउंट कर लेते हैं कि आपने कितनी एनर्जी या कितने कैलोरी बर्न किया है। एक्चुअली कैलोरी जो है बेटा वो एनर्जी का ही यूनिट होता है, थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है। तो कैलोरी बर्न का मतलब है एनर्जी बर्न करना। आया लॉजिक समझ में? हाँ जी। सर सर हाँ जी। सर हम कितनी एनर्जी गेन या कितनी लूज कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट होती है कि एनर्जी कब तक किसी टाइम तक में जा सकती है? नहीं बेटा, जब हमको हमारी इनिशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं पता तो हमें कैसे पता है? हम तो सिर्फ ये देख लेते हैं कि जब आप बहुत थक गए हो, इसका मतलब है आपने एनर्जी ज्यादा लूज कर दी है, ज्यादा वर्कआउट कर लिया, ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, एक्सर्शन कर लिया, इसलिए यू आर वेरी टायर्ड। जैसे ही आप थकने शुरू होते हो, इसका मतलब होता है आपका जो मिनिमम एनर्जी बैरियर है वो ऑलमोस्ट जीरो आ गया है, अब आप कम में जा रहे हो। जो आपको एनर्जी चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, आपके बॉडी के अंदर हार्ट, स्टमक, बाकी के ऑर्गन्स को काम करने के लिए आप उनकी भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। अब मैं आपको इसका बड़ा अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूं। ये जितने भी लोग हैं जो जिम जाते हैं, लोग जिम क्यों जाते हैं? जिम जाने वाले लोग, ये जिम जाने वाले लोग क्यों जाते हैं जिम? कैलोरीज बर्न करने, पतले होने। क्या चीज? तो कैलोरीज बर्न करने, पतले होने। वेरी गुड, कैलोरी बर्न करने, पतले होने वाले में। कैलोरी वो कहते हैं वी आर गोइंग टू बर्न कैलोरी, वी आर गोइंग टू बर्न कैलोरी, कैलोरी बर्न करने जाते हैं। लेकिन ये जो लोग जाते हैं कैलोरी बर्न करने, अब लक्ष्मी को पता है क्योंकि लक्ष्मी ने बात करी है, तो लक्ष्मी के आसपास कोई फ्रेंडी या कजन वगैरह जिम गए होंगे कैलोरी बर्न करने के लिए। तो जो गए थे उन्होंने कैलोरी बर्न कर ली थी लक्ष्मी? या आपका कोई भी ऐसा रिश्तेदार या कोई कजन वगैरह जो जिम जाता है, कैलोरी बर्न करने जाता है, उसने वेट लॉस किया? यस सर, किया तो है। किया तो था, लेकिन फिर गेन कर लिया? हाँ सर, कर लिया। फिर गेन कर लिया ना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे रीजन क्या होता है। आप कैलोरी बर्न तभी कर सकते हैं जब आपका हार्ट रेट 135 हो, पल्स रेट। इस पल्स रेट के बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्चुअली में आप फैट बर्न करते हैं। पल्स रेट, डबल एल नहीं आता, इसको हम कहते हैं पल्स रेट। तो आफ्टर दिस आपका फैट बर्न होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि थोड़ा सा ना आप पहले क्या कर लो, वार्म अप कर लो। मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, जितने भी लोग जिम के कोच होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होगा ये। डोंट माइंड, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ पता है, पर मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये उनको भी नहीं पता होगा। 135 जब तक हार्ट रेट नहीं जाएगा उनका फैट बर्न नहीं हो सकता। अब होता क्या है कि वो इंसान जाता है, एक्सरसाइज करता है, उसका हार्ट रेट पहुंचता है 100 से 135 पहुंचना बहुत मेहनत लगती है। 100 तक पहुंचता है वो 10-15 मिनट, आधा घंटा एक्सरसाइज साइकिल चलाता है। अब साइकिल चला रहा है, वो वर्कआउट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो थक रहा है, वो एनर्जी बर्न कर रहा है। एनर्जी बर्न कर रहा है, वो थकता है, तो उसकी बॉडी क्या मांगती है अब? एनर्जी। और वो घर में आता है और वो क्या करता है, खाना खाना शुरू कर देता है। वो अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खाना शुरू कर देता है, जिससे उसका वेट लॉस नहीं होता। और बाद में जाके आफ्टर फ्यू टाइम, क्योंकि वो डाइटिंग भी करेगा साथ में, आफ्टर विद इन अ मंथ
वो वापस उतना मोटा क्या उससे ज्यादा मोटा हो जाता है। एम आई राइट लक्ष्मी? तो दिस इज द रीजन। तो इसलिए अगर आप जिम जा रहे हैं वेट लॉस करने के लिए तो मेरे हिसाब से आप गलत जगह जा रहे हैं। तो सर फिर योगा करके कैलोरी पतले कैसे होता है? किससे करके? तो योगा करके योगा से कोई पतला नहीं होता, योगा से सिर्फ बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो सर वो फिर तो ऐसे दिखाते हैं कि तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस योगा क्या करो पतले हो जाओ। वो बेटा वो अगर वो ऐसा नहीं दिखाएंगे तो उनका योगा क्लासेस बिकेंगी कैसे? अच्छा सर अगर वो अपने बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे तो उनकी योगा क्लास ज्वाइन कौन करेगा? अगर वो लिख देंगे योगा से कोई मोटा कोई पतला नहीं होता तो बेटा 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो योगा क्लास जाएगी ही नहीं। got my point? So there are some all exercises are good, मैं ये नहीं कह रहा, बट द सिचुएशन इज कि अगर आपका हार्ट रेट उतना उस हिसाब से रहता है तो आप अगर एक्सरसाइज करते हो, अगर आप जिम के अंदर 45 मिनट से 1 आवर कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद जो आप एक्सरसाइज करते हो वो आपकी बॉडी को फिट करती है। आप 45 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहे हो, बीच में 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, आपका हार्ट रेट दोबारा स्लो हो गया, फिर आप वार्म अप कर रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को फिजिकली एक्सर्ट कर रहे हो, जिससे आपको घर जाके भूख ज्यादा लगेगी। और जब आपको भूख ज्यादा लगेगी तो आप ज्यादा खाना खाओगे, आप सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हो। ऑल एक्सरसाइजेज आर गुड, मैं ये नहीं कह रहा, बट देर आर सम एक्सरसाइजेज जो प्रोपोर्शनेटली आपकी बॉडी को ठीक करती हैं। और किसी भी एक्सरसाइज के साथ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो होता है ब्रीदिंग रेट। ब्रीद कैसे करना है वो कोई भी टीच नहीं करता, कि कब आपको एयर को इनहेल करना है फिर कब आपको एक्सहेल करना है, वो कोई भी नहीं करता, वो कोई भी नहीं बताता। लोग वो बॉडी ऊपर उठा रहे हैं साथ में, गलत, इट इज रॉन्ग। फिर वो एक डीप ब्रेथ ले लेगा, सांस रोक लेगा, एक ही बार 5-10 मार देगा, फिर सांस लेगा। ऐसे नहीं होता एक्सरसाइज। आपको अपनी ब्रीथ को भी कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए एक प्रोपोर्शनेट बॉडी के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है वो होती है स्विमिंग, क्योंकि यही एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके साथ हैंड्स, लेग्स एंड ब्रीथ तीनों इन्वॉल्व होते हैं। कभी भी आप देख लेना जो स्विमर्स होंगे उनकी बॉडी कभी भी बल्की नहीं होगी, वो कभी भी वेट गेन नहीं करते इतनी आसानी से। बाकी जितने भी जिम जाने वाले हैं सब मोटे होते हैं, बाद में जाके सब इतने मोटे हो जाएंगे कुछ कहने के नहीं। द मोमेंट दे विल लीव द जिम, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर दे विल गेन वेट लाइक एनीथिंग। समझ में आया लॉजिक? हाँ, बाकी आप घी नहीं खा रहे, बटर नहीं खा रहे, फैट्स नहीं ले रहे तो आप मोटे कैसे होते? आपका फूड जो है वो उनमें नहीं बनता, ऑलिव ऑयल में बनता है या फैट फ्री ऑयल में बनता है या ऑयल में बनता ही नहीं है, तो आपके पास फैट कैसे आएगा? तो बटर से एनर्जी आएगी। अगर क्या चीज? नहीं, एनर्जी का फैट से कोई लेना देना नहीं होता। एक्स्ट्रा, हाँ, एक्स्ट्रा जो होता है वो फैट बन जाता है आपकी बॉडी में। तो ये मत सोचना है किसी के पास फैट ज्यादा है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है। उसको वो कितना अच्छे से मेटाबोलाइज कर पा रहा है वो ये रेट माना जाता है। अगर वो उसको मेटाबोलाइज ही नहीं कर पा रहा है तो वो तो एक्सेस बॉडी वेट है। अब हमारे इंडिया में तो लोग जिम ज्वाइन करते हैं,
बॉडी बना लेंगे। बॉडी कहाँ बनाएंगे? सिर्फ वेस्ट से ऊपर तक की बॉडी होगी। वेस्ट के नीचे जो लेग्स हैं वो ऐसे वो क्या हो जाएंगे? चिकन लेग्स। जो वो देखा मैं कार्टून जॉनी ब्रावो? हाँ, तो जॉनी ब्रावो क्या है? ऊपर की उसकी कितनी जबरदस्त बॉडी है, नीचे टांगे उसकी पतली सी हैं। तो वो क्या करते हैं? वो यही तो करते हैं, वो सिर्फ मसल्स बनाते हैं, चेस्ट बना लेंगे, शोल्डर्स बना लेंगे, कॉलर्स बना लेंगे, लेग्स क्या है? जीरो। तो वो जो बॉडी का जो वेट है, आपकी लेग्स में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी एक्सरसाइज करी नहीं, तो आपकी लेग्स उतने हैवी वेट को कहां से उठा पाएंगे? आपकी लेग्स कमजोर होती जा रही हैं। ऐसे को हम कहते हैं चिकन लेग रेसलर्स या चिकन लेग बॉडी बिल्डर्स। तो आप जाओ, जब कभी जाओगे जिम वगैरह के अंदर, आप देख लेना 90% ऑफ द जितने भी हैं उनकी लेग्स के आगे जीरो, लेग में कोई मसल नहीं होता। और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, अब आप देखना, जैसे धोनी, विराट कोहली, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, आप कभी इनको शॉर्ट्स में देखना, शॉर्ट्स में इनके जो थाई के मसल्स होंगे ना, आप कभी वो देखना, क्योंकि ये इतना भागते हैं कि इनके लेग्स के मसल्स, इनकी लेग्स, भाई लेग्स को भी तो स्ट्रांग करना है ना, क्योंकि लेग्स नहीं तो बॉडी को ऊपर उठाना है। लेग्स को अगर इंटरनल एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो वर्क डन कहां से करेगा? लेग्स को आप इंटरनल एनर्जी दे नहीं रहे तो वो मेहनत थोड़ी ना करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा। सर अगर कोई इंसान मतलब वो फैट कंज्यूम करता है, मतलब नॉर्मली उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन सर तो उसका एकदम से फैट इंक्रीज थोड़ी हो जाता है, और मतलब वेट नॉर्मल तो रहता ही है, मतलब नॉर्मल किसी की बात करें हम। मैं समझा नहीं, अब ना करें क्या चीज? अगर सर अगर कोई बंदा है वो फैट कंज्यूम करता रहता है हाँ नॉर्मली डेली बेसिस पे, हाँ, और एक्सरसाइज नहीं करता, तो तब भी उसका फैट मतलब इंक्रीज थोड़ी होता है उसका वेट। नहीं बेटा, पहले तो लेयर्स बननी शुरू होती हैं स्किन के नीचे फैट की पूरी बॉडी में, विच टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व। और वो एक एज होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है फिजिकल एक्सर्शन कम होता रहता है। आपके आपके एज ग्रुप में बहुत कम होता है, क्योंकि आप लोगों का फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा है। आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, भागते हैं, खेलते हैं। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अगर आप कंप्यूटर गेम या मोबाइल पर रहते हैं तो अलग चीज है। तो जब आप फिजिकल एक्सर्शन करते हैं तो आपकी बॉडी वेट जो होता है वो साथ साथ में आपका फैट जो होता है वो कंज्यूम होता रहता है। ये तो ओवर द ईयर्स जो फैट एक्यूमुलेट होता है, उसके बाद बॉडी जो होती है वो अनऑर्गेनाइज होने लग जाती है। फिर कुछ लोगों में एडिमा की प्रॉब्लम भी होती है, वाटर रिटेंशन, उससे भी फैट आता है। उसको लगता है कि वो फैट है, पर वो फैट नहीं होता। वो वाटर जो होता है वो बॉडी के स्पेस में, जो बड़े सारे फैटी लोग होते हैं, एक्सट्रीमली फैटी, तो वो उनके अंदर फैट नहीं होता। उनके ब्लड, उनके जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो पानी छोड़ देते हैं, जो उनकी बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में इकट्ठा हो जाता है, जिनसे उनका स्किन लंपी हो जाता है। तो वो बॉडी से पानी लूज होना शुरू हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम होती है ये। तो ये एज ग्रुप के साथ में आती है, 50 55 के साथ ऐसी आती है एज। तो इतनी जल्दी आप फैट जो होता है वो गेन नहीं करते, और इतनी जल्दी आप फैट, अनलेस कोई डिसऑर्डर हो, वो अलग चीज है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाता है। और अगर हम किसी भी सिस्टम से हीट लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब वो ऐड भी हो सकता है और वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। आया लॉजिक समझ में भाई? यस सर। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ हीट और वर्क। बेटा दोनों ही एनर्जी से रिलेटेड है, इसलिए दोनों के जो यूनिट है वो क्या रहेंगे? जूल रहेंगे। ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। अगर ज्यादा है तो किलो जूल कर देते हैं, अगर छोटा यूनिट है तो अर्ग्स,
होता है। अर्ग्स इज द छोटा यूनिट ऑफ एनर्जी, सबसे छोटा यूनिट ऑफ एनर्जी, पर हम जूल में ही बात करते हैं। फिर आता है 1 कैलोरी, वो 4.184 या फिर 4.2 जूल के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी वो 4.184 किलो जूल के बराबर होती है, उस हिसाब से 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमारे पास बात आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब हम अभी गैस के बारे में बात कर रहे थे जिसकी इंटरनल एनर्जी थी, उसको हम हीट सप्लाई करते थे और वो गैस हमारे लिए काम करती थी, तो हमने इंटरनल एनर्जी चेंज निकाला, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ क्या कहता है? कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। अब हमने किसी सिस्टम को हीट दे दी, एनर्जी दे दी किसी फॉर्म के अंदर, उसने वो ले ली, तो हम एनर्जी ना तो बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं, हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर हम इसको एक और कहते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी, अब वही प्रॉब्लम आ गई, हम यूनिवर्स की टोटल एनर्जी तो निकाल ही नहीं सकते, हमारे पास तो यूनिवर्स की लिमिट ही नहीं है। हमें क्या पता यूनिवर्स कहां तक एक्सपैंडेड है, हमको नहीं पता, बट सिंस हम मानते हैं कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे ही हमने ये भी मान लिया कि हमारा अगर यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी जो है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर मैथमेटिकली हम हमारे फर्स्ट लॉ को एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का इंक्रीज हो सकता है दो तरीके से, या तो उसको आप हीट दे दो या उसके ऊपर आप काम कीजिए। ठीक है, उससे काम मत कराइए। अगर आपको किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करनी है तो उसको हीट दीजिए या उसके ऊपर काम कीजिए। पर होता क्या है प्रैक्टिकली कि हम हीट देते हैं और सिस्टम हमारे लिए काम करता है। तो लेट ui बी द इनिशियल इंटरनल एनर्जी, तो अगर आप उसको हीट देते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ui प्लस क्यू। एंड फर्दर अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ui प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, जो सब मिलाकर क्या बन जाएगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी उसकी। लेकिन वही प्रॉब्लम आ गई बेटा, हम इनिशियल इंटरनल एनर्जी तो निकाल ही नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया, इनिशियल इंटरनल एनर्जी को भी हम फाइनल इंटरनल एनर्जी के साथ ले आए और हमारे पास ये क्या बन गया, इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये है बेटा मैथमेटिकल फॉर्म of first law, form of first law। अब अगर तो बेटा हम हीट उसको दे रहे हैं तो Q ऐड हो जाएगा, अगर हीट इज गिवन तो बेटा Q पॉजिटिव हो जाएगा, हीट अगर हम उसमें से ले रहे हैं तो बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय सिस्टम है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और वर्क डन ऑन सिस्टम है तो बेटा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उस हिसाब से हम वैल्यूज बना के वहां पे प्लेस करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया। राइट, तो चलिए देखते हैं आगे का पार्ट। कहते हैं इफ वर्क इज डन ऑफ एक्सपेंशन, तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा उस
फॉर्म को हम क्या कहते हैं, वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी, मतलब वर्क इज डन बाय सिस्टम, और वो एक्सपेंशन है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, क्योंकि वर्क इज डन बाय सिस्टम, ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्क इज डन बाय सिस्टम। कहते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हमने साइड चेंज कर दी तो हमारे पास आगे क्या बन जाएगा फॉर्मूला। सो नीदर Q नॉर W एक स्टेट फंक्शन है, मतलब ये इनिशियल और फाइनल के बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो एडिशन है, जो वो वैल्यू आती है डेल्टा U, वो एक स्टेट फंक्शन है। आपने किस पाथ से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज की है, हम उस स्टेट फंक्शन की बात कर रहे हैं। कहते हैं इंटरनल एनर्जी एक आइडियल गैस की इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हेंस फॉर आइडियल गैस अगर कोई आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से, आई रिपीट, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इंटरनल एनर्जी इज जीरो, एक मिनट, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इंटरनल एनर्जी इज जीरो तो Q जो है वो किसके बराबर आ जाता है, नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि साइड चेंज होगी तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हीट सप्लाई जितनी आप करोगे इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। क्योंकि हम कोई भी प्रोसेस जब कैरी करते हैं तो हम टेम्परेचर जो है बेटा वो क्या रखना पसंद करते हैं, कांस्टेंट रखना पसंद करते हैं। हम कोई भी रिएक्शन कैरी करते हैं, कोई प्रोसेस कैरी करते हैं तो वो किस पे कैरी करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इस वजह से हम उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो भी हीट सप्लाई करते हैं वो हमारे सिस्टम के लिए वर्क डन बन जाती है हमारे लिए। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब जहां पर हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं है तो हीट सप्लाइड भी जीरो हो गई, इसलिए जितनी भी इंटरनल एनर्जी आती है वो एडियाबैटिक वर्क डन के बराबर होती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सा पार्ट है, इसलिए मैं ध्यान से धीरे धीरे बोल रहा हूं। कहते हैं आइसोथर्मल और फ्री एक्सपेंशन को अब हम पढ़ रहे हैं फॉर एन आइडियल गैस। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जरा ध्यान से देखना। कहते हैं फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक आइडियल गैस अगर वैक्यूम में है तो वर्क डन जीरो होगा। सर क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। ऑल्सो जूल डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जो हमारे साइंटिस्ट थे जूल, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया कि अगर कहीं का हीट सप्लाइड जीरो है तो उसकी फिर इंटरनल एनर्जी भी जीरो है। वर्क डन तो पहले से ही जीरो है, वर्क डन तो पहले से ही जीरो है, और अगर आप उसको हीट सप्लाई भी नहीं कर रहे, मतलब इस फॉर्मूले को देखो बेटा, वर्क डन उसका जीरो है, आप उसको हीट सप्लाई नहीं कर रहे तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब जो उसकी इंटरनल एनर्जी पहले थी इनिशियल, वही उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, फाइनल हो गई। इस इक्वेशन को जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आती है, कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल
and reversible changes as following. कैसे, जरा देखिए. For isothermal irreversible change, जितनी भी हीट आप दोगे वो वर्क डन हो जाएगा बाय सिस्टम. वर्क डन बाय सिस्टम, जिसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रेशर एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम चेंज. So this is for isothermal irreversible change. For isothermal reversible change, इसमें क्या आता है भाई कि जो भी आप हीट सप्लाई करोगे that will be equivalent to work done by system, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि बेटा रिवर्सिबल के लिए अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था ना, तो -2.303 nRT log V final upon V initial. सर आपने माइनस साइन तो लगाया नहीं बेटा, वो माइनस साइन हमने उसके साथ लगा दिया. इसको या तो आप ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, -2.303 nRT log VF upon VI. तो आइसोथर्मल के लिए और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूले जो है बेटा वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी अभी आने वाले हैं. अभी हमने पढ़ा फॉर एडियाबैटिक चेंज हीट सप्लाइड जीरो होगा, क्योंकि सराउंडिंग से एक्सचेंज अलाउड नहीं होता. क्यों भाई? बिकॉज नो एक्सचेंज of heat with surroundings. तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर होगा? वर्क डन एडियाबैटिक के बराबर. तो ये तीनों चीजें अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी और प्रूफ करी थी, जिसके बिहाफ पर हमारे पास ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल 1. प्लीज रजिस्टर वगैरह निकाल लो. वैसे तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वहां पे सॉल्व ही है, बट फिर भी हम इनको समझ रहे हैं. कहते हैं एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. जब पहला पार्ट नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में और सिस्टम के बीच में हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं है. मतलब वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इसकी तरफ इशारा कर रहा है. एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एब्जॉर्ब नहीं होता. तो Q हमारा क्या हो जाएगा इस केस में? 0. अगर Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा U तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन की. कहते हैं नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग. इस लाइन का मतलब है कि अगर सराउंडिंग के बीच में और सिस्टम के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं है तो प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है. अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो हीट ऐड 0 हो जाएगा. तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूले में इसको 0 प्लेस करता हूं, तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर आ जाएगा? 0 प्लस वर्क डन, जो किसके बराबर आ गया? वर्क डन, बट कैसे? एडियाबैटिकली. सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट कहता है नो वर्क
वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर कोई भी वर्क नहीं हो रहा, बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट, मतलब Q की वैल्यू नेगेटिव हो गई क्योंकि आपने हीट सिस्टम से निकाली है और वर्क कोई नहीं हो रहा, मतलब W की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 0 आ गई। कहते हैं बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग। तो सिस्टम के लिए Q माइनस हो गया, पर सराउंडिंग के लिए ये Q जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। हालांकि हम सराउंडिंग की बात नहीं करते हैं, हमारा मेन कंसर्न जो है वो किसके लिए रहता है, सिस्टम के लिए ही रहता है। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस Q प्लस क्या आ गया बेटा 0, तो डेल्टा U किसके बराबर आ गया, माइनस Q के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम हैज थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। तो सिस्टम से हम अगर हीट निकाल सकते हैं तो वो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है, मतलब हम उससे निकाल तो सकते हैं पर उसको हम सिस्टम को, उसको हम हीट दे नहीं सकते। और तीसरा पार्ट कहता है, एक मिनट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, और अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। कहते हैं W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय सिस्टम तो W जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव। एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। इसका मतलब है हीट सप्लाई की गई है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इट वुड बी, तो बेटा इसके लिए डेल्टा U क्या आ जाएगा, Q प्लस W, हीट सप्लाई की गई पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय सिस्टम, तो ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला आ गया। और ऐसा सिस्टम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोज्ड सिस्टम। तो फटाफट जरा इसको कॉपी कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये है एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का, जो इसके बाद आता है। कहते हैं 2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस, ये बेटा वॉल्यूम दे रखी है, टू लीटर्स आइडियल गैस की। कहता है गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm, तो ये गैस का प्रेशर है, एक्सपैंड्स आइसोथर्मली इनटू अ वैक्यूम। अगर बेटा वैक्यूम है तो एक्सटर्नल प्रेशर बेटा क्या हो गया, 0, अंटिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 10 लीटर, मतलब फाइनल वॉल्यूम बेटा उसकी कितनी हो गई, 10 लीटर। कहता है हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब बेटा क्या निकालना है, Q, एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन, और साथ में हमें क्या निकालना है, W। ठीक है, तो जरा देखते हैं पहला पार्ट इसके अंदर। अब आइसोथर्मल
एक्सपेंशन अगर एक गैस का होता है ऑफ आइडियल गैस, तो उस केस में उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाता है बेटा? जीरो। दैट इज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है बेटा। ये जीरो हो गया तो Q प्लस डब्ल्यू आ गया हमारे पास से, तो इसका मतलब है Q की वैल्यू जो है नेगेटिव W आ गई, और नेगेटिव W का मतलब ये क्या आ जाएगा? प्रेशर एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम चेंज। प्रेशर एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम चेंज बेटा हम कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। एक्सटर्नल प्रेशर बेटा कितना है? जीरो। सर क्यों? वैक्यूम में है। फाइनल कितना आ गया? 10। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? 2। तो बेटा हीट सप्लाई कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो। समझ में आ गया? हीट सप्लाई जो है बेटा वो कितनी हो गई? जीरो। इस क्वेश्चन का एक पार्ट मिसिंग है, इसके लिए कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन। पहला पार्ट, इफ ये पहला पार्ट है वो मिसिंग है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ सेम एक्सपेंशन, if same expansion takes place against a constant external pressure of 1 atm। तो आप फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहे हैं। कहते हैं अगर वही एक्सपेंशन अब हो रही है जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, तो फिर क्या आंसर आएगा बेटा? Q किसके बराबर हो गया बेटा? माइनस W के। और माइनस W बेटा किसके बराबर हो जाता है? प्रेशर एक्सटर्नल फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो बेटा एक्सटर्नल प्रेशर इस बार कितना है? 1 atm। वो बता रहे हैं, पहले तो जीरो था, और ये कितना आ गया? 10 लीटर्स माइनस 2 लीटर। तो बेटा ये कितना आ गया? 8। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली 8 जूल के आसपास। अच्छा जूल नहीं, एटीएम में आएगा ना, सॉरी, ये आएगा 8 एटीएम लीटर, इसके अंदर आएगा ये। और अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो 8 इंटू 1.01013 जूल से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 एटीएम लीटर, ये कन्वर्जन है, इज इक्वल टू 101.3 जूल। तो ये आपके पास मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 810.4 जूल के आसपास। इसी का एक और सेकंड पार्ट है, कहता है इफ सेम एक्सपेंशन takes place to a final volume of 10 liters conducting reversible,
कंडक्टिंग रिवर्सिबल। अब बेटा इस केस में Q अगेन किसके बराबर हो गया बेटा, माइनस वर्क डन के बराबर हो गया। अगर आप पीछे के फॉर्मूले देखें, ये देखो बेटा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब वही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं जो किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। बट बेटा गैस का अमाउंट कितना है, 1 मोल। बट पीवी जो है वो nRT के बराबर हो गया। nRT की जगह मैं बेटा पीवी प्लेस कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2.303 इंटू पीवी इंटू लॉग V2 अपॉन V1। तो ये क्या आ गया, 2.303 इंटू प्रेशर कितना है बेटा, 10। ये गैस का प्रेशर माना जाएगा, ये वाला। ये लिया मैंने, गैस का प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर मत मान लेना है इसको। इंटू 2 लीटर्स जो उसकी इनिशियल वॉल्यूम थी, इंटू लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया, 2। तो ये आ गया 2.303 इंटू 10 इंटू 2 लॉग 5। लॉग 5 होता है 0. लॉग 4 कितना हो गया, 0.6021। तो लॉग 5 आ गया 0.06991। आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाए। ATM लीटर, जिसको आप जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे। कर लो बच्चों, कॉपी कर लो। कोई चीज नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ लीजिए भाई।